नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। देवास के रोलू पिपलिया के जंगल में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। बता दें कि युवक का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला था, जिसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मर्ग कायम कर पीएम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है, जिसकी पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो वहीं शांति वाहन के न होने के कारण शव को कचरे की गाड़ी से शमशान घाट तक पहुंचाया गया। द्वारा लावारिस मानव शव से असंवेदनशील व्यवहार का प्रकरण संज्ञान में आया है। इस संदर्भ में संबंधित स्वास्थ्य प्रभारी को तत्काल अपने पद से हटा दिया गया है और पूरे घटनाक्रम की साक्ष्यों और रिकॉर्डिंग के आधार पर व्यवस्थित तरीके से जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को यथोचित दंड प्रदान किया जाएगा। किसी भी मानवीय शरीर के साथ असंवेदनशीलता हर स्थिति में निंदनीय है और नगर परिषद सोनकच्छ ने इस कोरोना काल में 50 से अधिक शवों का समुचित तरीके से ससम्मान अंतिम रीति रिवाजों के अनुसार संस्कार करके अपने संवेदनशील होने का परिचय दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ पर एक बार फिर बीजेपी का आक्रोश फूटा है। बता दें कि बीजेपी के मंत्री विश्वास सारंग और विधायक रामेश्वर शर्मा ने कमलनाथ पर क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं एडिशनल एसपी राजेश सिंह भदौरिया को कमलनाथ के खिलाफ आवेदन भी सौंपा है। बता दें कि कमलनाथ ने कोरोना को इंडियन वेरिएंट कहा था, जो कि बीजेपी के लिए विवाद का एक मुद्दा बन गया है। उनका कहना है कि कमलनाथ के इस बयान से पाकिस्तान और चाइना को मदद मिलती है। तो वहीं WHO पहले ही मना कर चुका है कि कोरोना कोई इंडियन वेरिएंट नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ के खिलाफ जिस प्रकार से उन्होंने कोरोना की इस महामारी में असंवेदनशीलता दिखाते हुए इंडियन वेरिएंट की बात कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान का नाम बदनाम करने की कोशिश की और उसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस विधायकों की वर्चुअल मीटिंग में आग लगा दो और किसानों को भड़काने का जो प्रयास किया है, उसके खिलाफ आज हमने ज्ञापन दिया है। ये दोनों मुद्दे देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम कोरोना की लड़ाई में अच्छे से सफलता अर्जित करने के लिए लिया जा रहा है। उसके विपरीत कांग्रेस के नेता इंडियन वेरिएंट कह के पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। WHO कह चुका है कि इंडियन वेरिएंट जैसा कोई भी वेरिएंट नहीं है और उसके बाद भी कमलनाथ जी का ये बयान निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान के संरक्षण में दिया हुआ बयान प्रतीत होता है। हिंदुस्तान का नाम मान और सम्मान घटे, ये कांग्रेस के नेताओं की आदत बन गई है। अभी जिला अध्यक्ष भाजपा श्री सुमित पचौरी जी, इसमें साथ में माननीय मंत्री जी, विधायकगण जी और अन्य द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है वह थाना प्रभारी अपराध शाखा को अग्रिम वैधानिक कार्रवाई के लिए प्रेषित किया गया है और आगे की साक्ष्यानुरूप कार्रवाई की जाएगी। तो क्या जांच को उनके बयानों की जांच पड़ताल होगी? ये जो ज्ञापन थाना प्रभारी अपराध शाखा को दिया गया है एज पर एविडेंस। कोरोना को बीजेपी और कांग्रेस ने राजनीति का मुद्दा बना दिया है। लगातार दोनों ही पक्ष से वार और पलटवार किए जा रहे हैं और इसी सिलसिले में मंत्री विश्वास सारंग के बयान पर हमलावार होते हुए कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने कई सवाल उठाए हैं। नए कोरोना पॉजिटिव लोगों के घर स्टिकर लगाने को लेकर उन्होंने कहा कि ये व्यवस्थाएं पहले से लागू हैं। वहीं माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पर भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि सिर्फ नाम ही बदले जा रहे हैं, कोई नया काम नहीं किया जा रहा। साथ ही कहा कि सिर्फ नाम ही बदलना है तो सारंग कंटेनमेंट जोन कर लें। कोरोना को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस ने राजनीति का मुद्दा बना लिया है। बता दें कि दोनों ही पक्ष से लगातार वार और पलटवार किए जा रहे हैं। पहले कमलनाथ के कोरोना को इंडियन वेरिएंट कहे जाने को लेकर अब बीजेपी को एक नया मुद्दा मिल गया है, जिस पर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर वार करती जा रही है। वहीं उनके
वहीं मंत्री विश्वास सारंग के बयान पर अब हमलावर होते हुए कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। अब उन्होंने कहा है कि नए कोरोना पॉजिटिव लोगों के घर स्टिकर लगाने को लेकर उन्होंने कहा कि ये व्यवस्थाएं पहले से लागू हैं। वहीं माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पर भूपेंद्र गुप्ता ने कहा है कि सिर्फ नाम ही बदले जा रहे हैं, कोई नया काम नहीं किया जा रहा। साथ ही कहा है कि सिर्फ नाम ही बदलना है तो सारंग कंटेनमेंट जोन कर लें। ये तो पहले से ही व्यवस्था है, अभी क्या करेंगे नया? तो ये की घोषणा बार बार होती है क्या? दिल्ली की गाइडलाइन है ये तो दिल्ली गाइडलाइन पहले से इसका पालन हो रहा है, पहले से कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं, तो अभी क्या करेंगे ये नया? आप उसका नाम बदल के माइक्रो, फिर कल को कर देना मैक्रो, परसों को कर देना कि सारंग कंटेनमेंट जोन। घरों में रह के इलाज कराने की परमिशन, अनुमति दे रही है, हो हाउस आइसोलेशन अलाउ कर रही है, वो सरकार इस तरह के स्टिकर लगा के क्या करने वाली है? ये बड़ी हैरानी की बात, उन्हें खुद समझना चाहिए। ये पहले कर रहे थे कंटेनमेंट एरिया बनाने का, क्यों? क्योंकि जो है मरीज को भर्ती किया जा रहा था कहाँ? कोविड सेंटर में। अब जब मरीज घर पे ही है तो तुम वहाँ स्टिकर चिपका क्या कर लोगे? घर में 6 सदस्य नॉन कोविड उसके साथ रह रहे हैं, तो ये तो क्या है? ये तो विश्वास सारंग ही बता सकते हैं। तो न्यूज़ बनाना, अपने अगले दिन छप जाए एक और न्यूज़ खबर, बस। इसका कोई औचित्य हो तो उन्हें बताना चाहिए प्रदेश की जनता को। एक तरफ कोरोना की मार तो दूसरी तरफ लॉकडाउन से जूझ रहे गरीब परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है, जिसे देखते हुए कई समाज सेवी सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं। और इसी के चलते भोपाल में गुरु नानक मंडल ने ईदगाह हिल्स प्रांगण में सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों को सूखा खाद्यान्न वितरित किया। इस दौरान अध्यक्ष राकेश कुकरेजा ने कहा कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। इस वाक्य को चरितार्थ करते हुए हमारे द्वारा लगातार 35 दिनों में लगभग 35,000 कोरोना मरीजों के परिजनों को थाली भोजन वितरित की गई। आज पूरा देश कोरोना संकट काल से जूझ रहा है, हमारा भोपाल भी इससे अछूता नहीं है। आज भोपाल में कोरोना कर्फ्यू पिछले 1 महीने से लगा हुआ है। हमारे ज़रूरतमंद परिवार, गरीब परिवार जो काफ़ी टाइम से परेशान है, आज उनको हमने गुरु नानक मंडल के माध्यम से 15 दिन की राशन किट यहाँ पर वितरण की। इसके साथ ही हमारे लगातार 35 दिनों से हम हमीदिया हॉस्पिटल में 500 से 700 थाली भोजन वितरण करते हैं। इसके अलावा हमारा 112 यूनिट ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से ब्लड डोनेट हुआ था। इसके बाद आयुष्मान कार्ड के माध्यम से शिवराज जी ने जो घोषणा करी थी, प्रत्येक व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड से कोरोना में इलाज मिलेगा। इसको देखते हुए गुरु नानक मंडल के माध्यम से 178 लोगों का आयुष्मान कार्ड निःशुल्क हमारे द्वारा बनाया गया। इसके साथ ही प्लाज्मा की एक बड़ी ज़रूरत थी भोपाल में, इसको देखते हुए हमने यहाँ पर इम्यूनिटी टेस्ट शिविर भी लगाया था, जिसमें 124 लोगों का यहाँ पर शिविर में जाँच हुई थी। उसमें से 88 लोगों ने अपनी सहमति दी थी कि हम प्लाज्मा डोनेट करेंगे। शीघ्र ही उनकी रिपोर्ट आएगी। इसके बाद एक प्लाज्मा डोनेशन कैंप भी हमारे द्वारा लगाया जाएगा। इस तरीके से 35 दिन से हम लगातार अंतिम व्यक्ति की, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की चिंता करने का कार्य कर रहे हैं। भोपाल अनलॉक को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव मरीज आएंगे उनके घर के बाहर पॉजिटिव का स्टिकर लगाया जाएगा। वहीं अगले 7 दिन तक कोरोना के खिलाफ जंग तेज रहेगी और संक्रमित इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया जाएगा। वहीं जिन इलाकों में 5 से ज्यादा मरीज रहेंगे वहां अलग नियम बनाए जाएंगे। ऐसे ही 10, 15 और 20 मरीज वाले इलाकों के लिए नियम अलग रहेंगे। साथ ही गाँव-गाँव जाकर लोगों की जाँच की जाएगी। वहीं मरीजों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1075 जारी किया गया है, जिस पर वे शिकायत कर सकते हैं। करना है तो हमें ये 7 दिन आत्मानुशासन दिखाना होगा। निश्चित रूप से माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनेगा। यदि एक कॉलोनी में 5 से ज़्यादा केसेस हैं तो उसकी प्लानिंग अलग होगी, 5 से 10 केस हैं तो उसकी प्लानिंग अलग होगी, 10 से 20 केस हैं तो अलग होगी और 20 से ज़्यादा हैं तो अलग होगी। घर को तो माइक्रो कंटेनमेंट जोन में हम निश्चित रूप से तब्दील करेंगे। जानकारी हम जिस घर में भी पॉजिटिव केस है उस मोहल्ले में भी हम सुनिश्चित करेंगे। हमारी टेस्टिंग को लेकर हमने 2 दिन पहले एक प्रयोग किया था, जिसमें हमने मोबाइल टेस्टिंग शुरू की थी। वो बहुत सफल प्रयोग हुआ और लगभग रोज़ 600 साढ़े 600 लोगों की हम टेस्टिंग कर रहे हैं, जो फीवर क्लिनिक के अलावा है। और उसमें हमें 3 या 4% की ही पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। इसी तरह हम ग्रामीण क्षेत्र में भी किल कोरोना अभियान को सुनिश्चित करेंगे और
31 मई तक रोज हमारी कोई ना कोई टीम घर पर जाकर प्रत्येक गांव में प्रत्येक घर में जाकर जहां मेडिकल किट का वितरण भी करेगी, तो उसके साथ ही टेस्टिंग को लेकर भी तीव्रता दिखाएगी। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। अब ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी स्वरोजगार वालों को हो रही है, जिसे देखते हुए दतिया पुलिस गरीब और असहाय लोगों के लिए मसीहा बनकर सामने आई है। बता दें कि पुलिस द्वारा लगातार 2 हफ्तों से राशन सामग्री वितरित की जा रही है। वहीं 3 दिवसीय दतिया दौरे पर आए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया पुलिस का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि आज 300 से ऊपर जरूरतमंद लोगों को राहत सामग्री वितरित की। इसी के साथ उन्होंने दतिया पुलिस की सराहना भी की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य, एसडीओपी सुमित अग्रवाल समेत पुलिस बल मौजूद रहा। ये काम भी यहाँ पर पुलिस अधीक्षक राठौर साहब के नेतृत्व में हो रहा है, जो अपने आप में एक अनूठी पहल है पुलिस विभाग। मैंने कल भी कहा था कि पिछले 1 साल में पुलिस की छवि बदली। आज अगर मेरा पुलिस का जवान आपको मास्क लगाने के लिए कह रहा है, तो इसमें उसका हित नहीं है, आपका हित है। आज वो आपको घर पे रहने के लिए जिद करता है, फोर्स करता है, डांटता है, रोकता है, टोकता है, तो इसमें उसका हित नहीं है, आपका हित, आम जनता का हित। रिटायर नायक चांद खां की बेटी हिना और यास्मीन पर छापा मारा गया, लेकिन छापे से पूर्व ही दोनों बहनों ने अपनी फेसबुक आईडी डिलीट कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों बहनों के फोन में पाकिस्तानियों के नंबर लड़कियों के नाम से सेव थे। वहीं दोनों बहनों से लगातार 4 दिन से राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। वहीं पूछताछ में अभी तक कोई नया खुलासा नहीं हुआ है और मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा होने के कारण कोई भी अधिकारी मीडिया को जानकारी देने से बचते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ फील्ड रिपोर्टिंग, फोटोग्राफ्स और वीडियो के साक्ष्य मिले हैं। वहीं फेक सोशल मीडिया आईडी के माध्यम से जानकारी अन्य देश में भेजी जा रही थी, जिसको लेकर पूछताछ चल रही है। अभी जो संदिग्ध हैं उनके विषय में कुछ तथ्य प्राप्त हुए हैं और उन तथ्यों को वेरीफाई किया जा रहा है और जैसे वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएगा उसके बाद में डिटेल्स जो है किस परिणाम की ओर पहुंचते हैं आपके साथ शेयर की जाए। सर, किस तरह के तथ्य हैं? क्या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह मिले हैं? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के भी तथ्य हैं, कुछ फील्ड रिपोर्टिंग वगैरह भी हैं, कुछ और अन्य जानकारियाँ वगैरह भी बुलवाई जा रही हैं। मतलब कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो है सभी का एवेल्यूशन किया जा रहा है और जैसे तथ्य आएंगे उसके अनुसार पाकिस्तान से बीजेपी और कांग्रेस को एक दूसरे को लताड़ने के लिए नया मुद्दा मिल गया है। जहां इस संकट की घड़ी में दोनों पार्टियों को साथ में मिलकर काम करना चाहिए, वहां दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने में जुटी हुई हैं। बता दें कि ऑक्सीजन और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल उठाए हैं, जिस पर देवास विधायक ने प्रेस वार्ता कर कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों के बारे में बताया। तो वहीं अपने प्लांट बेचकर एम्बुलेंस भेंट करने के बाद चर्चाओं में आए प्रदेश कांग्रेस महामंत्री प्रदीप चौधरी ने जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों और बीजेपी विधायक से आम जनों को लेकर कई सवाल किए, जिसमें उन्होंने कहा कि आप कब तक जनता को सोशल मीडिया पर संदेश मात्र देकर भरोसे में रखेंगे। शहर के अंदर बहुत सालों से बहुत बड़ी टीम है, आप उस टीम के साथ जाकर एक बार जिला अस्पताल का दौरा तो कर लीजिए कि वहाँ पर परेशानी क्या है। वहाँ मरीज नीचे पड़े हैं, ऑफर पड़े हैं, उनको ऑक्सीजन मिल रही है, खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है। आपसे निवेदन है, एक आदेश, एक निर्देश आपकी टीम के साथ ये भी बनाइए कि आप अपने के लोगों को लेकर एक बार सरकारी हॉस्पिटल में जाकर वहाँ स्थिति को देखें, किस प्रकार से कोरोना काल में अगर एक सीटी स्कैन कराने के लिए कोई मरीज अगर कोरोना पॉजिटिव है और वो लाइन में खड़ा है, उसके दुख को एक बार देख लीजिए। इतने सारे हमारे धार्मिक संगठन चलते हैं, विभिन्न समुदायों के, सभी वर्गों के, इतने सारे लोग हमारे सेवा में समाज सेवा कर रहे हैं। और मैं आज ये कहूँ कि नेताओं ने तो सत्यानाश करके रख दिया था, समाज सेवाओं के दम पे ही आज यहाँ पे सब कुछ जिंदा है। सारी व्यवस्थाएं समाज सेवी ने करी है, चाहे वो नागरिक सुरक्षा का मामला हो, अस्पतालों का मामला हो। किस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने 1 रुपए की व्यवस्था कर दी? इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि माननीय शिवराज सिंह जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस कोरोना काल में लोगों के लिए कुछ योजनाएं और लाभ देने वाली योजनाएं लॉन्च की हैं, वो आम जनता तक आप लोगों के माध्यम से पहुँचें। और दूसरा उद्देश्य ये था कि लोग तीसरी लहर की बात कर रहे हैं,
तो देवास की जनता को मैं आश्वस्त करना चाह रही हूँ कि तीसरी लहर को लेकर भी प्रशासन और जनप्रतिनिधि सचेत हैं और हम लोग क्या तैयारी कर रहे हैं और किस तरह से हमारा ध्यान है उसके ऊपर, ये बताने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ग्रामीण क्षेत्र में हो रही लापरवाही को लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव ने सरकार के आदेश को तुगलकी बताते हुए कहा कि अचानक लॉकडाउन लगाने से लोगों को सब्जी व किराने के लिए परेशान होना पड़ रहा है। तत्काल आदेश पारित करने से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं यादव ने कहा कि सरकार को यह निर्णय बहुत पहले ले लेना चाहिए था। साथ ही वैक्सीनेशन पर कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में 18 साल से अधिक लोगों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर का न होना प्रशासन पर सवाले निशान खड़ा करता है। सरकार द्वारा पहले बड़ी मात्रा में वैक्सीन का निर्यात किया गया, अब वही हमारा देश वैक्सीनेशन के लिए तरस रहा है। सब जगह प्रतिबंधित कर रहे हैं, पर ये बहुत ज़्यादा लेट हो गए। जिस तरीके से जो उसका संक्रमित गांव में जो बहुत ज़्यादा मात्रा में फैला, उसका मेन कारण ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। अब करने से तो केवल जनता को परेशान करना है। अब ये सने सने कम हो रहा है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि जहाँ प्रतिबंधित नहीं करना वहाँ पे भी कर रहे हैं। एसडीएम तहसीलदार जाकर कुछ भी लोगों को परेशान करने का जो काम कर रहे हैं, सही मायने में जहाँ ज़्यादा संक्रमित हैं उन्हें रोकना चाहिए, उन पर प्रतिबंधित होना चाहिए। लेकिन ये सब जगह जिस तरीके से अभी तुगलकी आदेश इन्होंने जारी कर दिया एकदम कि शाम को कि पूरा एकदम सख्त बंद लॉकडाउन कर दिया, तो जिससे क्या है किसानों की जो गाड़ियाँ सब्जियों की भरी थी, फलों की भरी थी, वो वैसी की कैसी रह गई। उनको भाड़ा अलग देना पड़ा और वहाँ पे ढेर से उनको फेंकना पड़ा। कोरोना संक्रमण के चलते पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। वहीं लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। ऐसा ही मामला मुरैना जिले की जौरा तहसील से देखने को मिला, जहां नायब तहसीलदार ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। बता दें कि यहां एक युवक लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहा था, जिसे देखते हुए तहसीलदार का गुस्सा फूट पड़ा और युवक को लताड़ लगा दी। ये पूरा दृश्य सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। रेहटी के ग्राम कलवाना में जमीनी विवाद को लेकर एक भाई ने अपनी ही बहन और भांजों की जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, उन पर ट्रैक्टर चलाने की कोशिश भी की गई। बताया जाता है कि इस पूरी घटना में महिला और युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया है। वहीं जानकारी अनुसार पूरा विवाद पिता की जमीन को लेकर हुआ था। बताया जा रहा है कि पिता की मृत्यु के पूर्व उन्होंने अपनी जमीन का बंटवारा अपने बच्चों में कर दिया था, लेकिन बंटवारे के बाद भाई ने बहन की जमीन हड़पने के लालच में पूरी घटना को अंजाम दिया। क्या हुआ, ये घटना कैसे क्या हुआ? घटना सर, हम हमारे खेत पे गए थे, तो हमारे खेत पे वो हमारा मामा लगता है सुरेश, उसका परिवारगण पुत्रगण ये ट्रैक्टर लेके आए, हमारे ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया इन लोगों ने। मुझे पीठ पे भी उसका ट्रैक्टर का फरसा लगा, मेरे पाँव। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए आप खबर भारत के साथ। नमस्कार।